अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज फैज़ाबाद धरना केस की एक गैर मामूली हेयरिंग हुई और उसमें आज कम से कम मेरी नज़र में आज चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब पहली दफ़ा अपने रंग में नज़र आए। 3 रुकनी बेंच ने आज जो उस फैसले में और जो ऑर्डर लिखवाया है और आज जो पूरी समाअत की वो बड़ी खौफनाक थी। और उस समाअत को खौफनाक बनाने में अगर मैं कहूँगा कि किसी का बुनियादी किरदार था तो वो अबसार आलम साहब का आज हफ्ते के रोज़ कोर्ट में जब करवाया गया बयान था, जिसमें उन्होंने जनरल फैज़ के तमाम धमकियां और मामलात के ऊपर रोशनी डाली थी। और उसी को फिर बुनियाद बना के आज अदालत ने पैमरा के साथ वो की, इलेक्शन कमीशन के साथ वो की, वो भी आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन हमारे साथ आज के मैन ऑफ द मैच अबसार आलम मौजूद हैं और अबसार आलम साहब के बारे में आज कोर्ट ने बहुत ही अच्छे रिमार्क्स दिए और जस्टिस अतर मिल्ला ने खुसूसी तौर पे कहा, उन्होंने कहा अबसार आलम साहब ने मुल्की निज़ाम कैसे चलता है वो बेनकाब कर दिया है। और जिस दिलेरी से इन्होंने सबके नाम लिए हैं और सबके बारे में लिखा है, उन्होंने जो मौजूदा चेयरमैन है चेयरमैन पैमरा सलीम बेग साहब, उनको कहा कि आप भी अगर अबसार साहब की तरह जुर्रत करके अगर बोल दें सच के क्या हुआ। चीफ जस्टिस कादी फायज़ी ने बार बार उनसे पूछा, बताइए आपने किसके कहने पर ये नजर सानी की अपीलें फाइल की, लेकिन वो कुछ ना बता सके। जिस पर चीफ जस्टिस कादी फायज़ी ने एंड में कोर्ट ऑर्डर में लिखवाया कि ये कठपुतली थे किसी के हाथ में ये नजर सानी की अपीलें फाइल करते हुए। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले अबसार साहब ने क्योंकि जाना है, मैं इनको फ्री कर दूँ। अबसार साहब, आज आपने जो बयाने वो कोर्ट में एक स्टेटमेंट जमा कराई हुई थी, उसके ऊपर आपसे वहाँ पर तो सवाल आते हुए कुछ चीज़ें मैं सुन रहा था, मैं चाहता हूँ अगर आप वो कंप्लीट कर दें आज यहाँ पर, क्योंकि कोर्ट में वो फिर बात आगे से आगे बढ़ती जा रही थी। आपने 3 खतूत उसमें जमा करवाए। एक आपने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ को लिखा था बतौर चेयरमैन पैमरा, एक आपने लिखा था जस्टिस साकिब निसार को, जिसमें आपने कहा था कि हमें सुन के आप फैसले दें और जल्दी डिसाइड करें। तीसरा आपने कहा था आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा जो उस वक्त के थे, उनको ख़त लिखा था और आपने मिलने वाली धमकियों का जिक्र किया। आपने उसमें कहा कि रोग एलिमेंट्स ऑफ मीडिया धमकियां दे रहे थे। ये रोग एलिमेंट्स कौन थे मीडिया के? क्या कोई एंकर्स थे? क्या कर रहे थे? देखिए, ये मैंने ख़त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले लिखे थे, इसलिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा खुल के नहीं कहना चाहता था, क्योंकि मैं फिर भी चाहता था कि ये जो हमें काम करने का मौका दिया जाए और लड़ाई इतनी न बढ़ जाए कि काम ही ना हो सके। तो रोग एलिमेंट मीडिया में कुछ एक नेक्सस है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, मीडिया मालिकान का और कुछ एंकर्स का, और ये मिल के ये अटैक करते हैं उस शख्स को जिससे उन्होंने कोई काम निकलवाना हो। आप जजेस देख लें, आप पॉलिटिशियंस देख लें, पार्लियामेंटेरियंस देख लें और आप सीनियर ब्यूरोक्रेट्स देख लें, अचानक उनके खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च हो जाती है चैनल्स पर, के सरबराह देख लें, उनको अंदर से और बाहर से उन पर अटैक किया जाता है। उनको वहाँ लाने के लिए जहाँ पे वो मजबूर हो जाएं, घुटने टेक दें कि आप जो जायज़ नाजायज़ काम कहते हैं वो मैं करूँगा, मेरी जान छुड़ाएं इससे। ठीक है, तो किरदार कुशी की कैंपेन। रोग एलिमेंट्स जो है ना, वो मीडिया में जो रोग एलिमेंट्स हैं, मैं वो बात कर रहा था कि जो मीडिया से रिलेटेड हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में लोग और सेठ और कुछ एंकर्स। अब सर भाई, आप क्या, मैं आपको पुश नहीं करूंगा, लेकिन क्या आप नाम कुछ एंकर्स के लेना चाहेंगे जो इस माफिया का हिस्सा हैं, जो इन इंटेलिजेंस एजेंसीज और चैनल मालकान के साथ मिलकर ये काम करते हैं? नहीं, मैं उन एंकर्स का उसकी वजूहात मैं अब भी ये भी बता दूं कि क्यों मैं नाम नहीं लेना चाहता ना, तो वो भी एक मेरे पार्ट पे गैर अखलाकी बात होगी। लोगों का मामला अल्लाह के सुपुर्द है, अल्लाह के सुपुर्द रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब सर भाई एक चीज़ और अगर आप बता सकें, आपने नाम लिया जनरल फैज़ हमीद का, आपने कहा उन्होंने फ़ोन करके धमकी दी कि अगर 92 बंद किया है तो बाकी सब भी बंद करो। ये एग्जैक्ट क्या कम्युनिकेशन हुई थी? किस तरह उनकी कॉल आई? क्या आपने कहा, क्या उन्होंने कहा? अगर आप कुछ वो जुमले उनके बता सकें। देखिए, कम से कम 3 कॉल्स थी और ये 4 भी हो सकती हैं। और उसमें ये है कि क्योंकि कभी मेरा ख्याल है उन्होंने कॉल की, मिस हो गई, मैं कहीं और बिज़ी था, इस तरह की बात भी थी बीच में। तो उन्होंने कहा कि जी आपने चैनल 92 बंद कर दिया है, इसको खोल दें। नहीं, बंद कर दिया। मैंने कहा बंद कर दिया, क्यों बंद किया? मैंने कहा वो ये वायलेशन कर रहा है, हेट स्पीच कर रहा है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में हंगामे हो रहे हैं, टीएलपी को सपोर्ट कर रहा है, लोगों के घरों पे हमले हो रहे हैं। उनकी DSNG वैन वहाँ खड़ी है उनके स्टेज के पास,
वो उसके ज़रिए फेसबुक पे वो लाइव चला रहे हैं जो, और उसके ख़िलाफ़ हमें कंप्लेंट आ चुकी थी इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से कि ये चैनल 92 जो है ये ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है, ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ कर रहा है और इसमें इंसाइटमेंट टू वायलेंस है लोगों के, और जिस पे बाद में एहसन इकबाल पे हमला भी हुआ कातिलाना, उनको गोली लगी, अल्लाह ने उनकी जान बचाई। वो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे जब ये कंप्लेंट उन्होंने की थी। तो वो फिर उसकी बुनियाद पे हमने उसको बंद किया। मैंने उन्हें बताई ये सारी तफसील, उन्होंने कहा नहीं आप उसको खोल दें, वो मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा चैनल खुलवाएं, हमारा चैनल खुलवाएं। बाकी चैनल 92 वाले जनरल फैज़ हमीद को कॉल कर थे, डीजीसी को। जी तो मैंने कहा जी ठीक है वो कर रहे होंगे लेकिन ये नहीं खुल सकता। उन्होंने फिर बंद कर दिया। उसके बाद दोबारा कहा, उन्होंने कहा खोल दें, मैंने कहा नहीं खुल सकता। उन्होंने कहा फिर आप सारे बंद करें। मैंने कहा सारे नहीं बंद कर सकते, इतनी जो खिलाफवर्जी कर रहा है वही बंद होगा ना। आप सबको बंद करेंगे, एक नया माहौल पैदा हो जाएगा मुल्क में, एक गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो जाएगी, मार्केट्स बैठ जाएंगी, और वैसे ही हुआ फिर मार्केट्स बैठ जाएंगी, इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत बदनामी होगी। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, फिर मैंने कहा ये भी नहीं हो सकता, जिसने जो जुर्म किया वही होगा। और मेरे पीबीए से उस वक्त बातचीत चल रही थी, पीबीए कंट्रोल कर रहा था अपने टीवी चैनल को, और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ज़ाहिर, और वो सारे तो वो बाकियों का उतना कसूर नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया फ़ोन। फिर उसके कुछ देर बाद मेरी बात विद इन मिनट्स मेरी बात शुरू हो गई मरीम औरंगज़ेब, उस वक्त फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी। उन्होंने कहा कि सारे टीवी चैनल बंद कर दिए, बहुत इन्होंने हंगामा फैलाया। मैंने उन्हें बताया भी, मैंने कहा जी नहीं, हमने एडवाइस भेजी है इनको, कह भी रहे हैं, ज़बानी भी कह रहे हैं, ये ठीक हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे। आपने उनको बताया? फैज़ हमीद ने भी कॉल की थी? जी मैंने उन्हें बताया। तो इस पर उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल दिया? नहीं, इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया उन्होंने कहा लेकिन नहीं आप सारे बंद कर दें। मैंने कहा फिर ऐसे बंद कर सकते, हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। तो उनका सेक्शन 5 है, उसके तहत मैंने कहा वो तो फेडरल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन पॉलिसी इंस्ट्रक्शन देगी तो हो सकता है ना, और उसके लिए इन राइटिंग होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये कैबिनेट की अप्रूवल से वो इंस्ट्रक्शन आनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का अकेले का अप्रूवल जो है, फेडरल गवर्नमेंट इज़ प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट। तो वो उन्होंने कहा वो मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरी उनसे बात करवाई। प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी से उसी उनके साथ ही वो बैठी हुई? जी साथ ही थी कहीं पे। तो वो मेरी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा, शाहिद खाकान अब्बासी ने, उन्होंने कहा जी कि ये आप बंद कर लें, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। तो मैंने कहा जी फिर रिटन इंस्ट्रक्शन भिजवा दें। रिटन इंस्ट्रक्शन आई तो हमने फिर बंद कर दी। मतलब इन अदर वर्ड जो प्राइम मिनिस्टर थे और जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो एक डीजीसी मेजर जनरल फैज़ हमीद से इंस्ट्रक्शंस ले रही थी, जो आपने ना ली लेकिन वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने ले ली। नहीं, ये मैं इसको फॉर श्योर नहीं कह सकता ना, लेकिन ज़ाहिर तो ऐसे लगता है ना कि विद इन मिनट्स वो चीज़ें इवेंट्स हुए जिस तरीके से मैंने आपको वो तरतीब बता दी है। अब ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब बताएंगे या मरीम औरंगज़ेब साहिबा बताएंगी कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई किया या किसी ने उन्हें कहा। अच्छा, एक और जो सवाल मैं आपसे पूछ लूँ, बस ये आखिरी सवाल होगा। आपने कहा कि जब अपने आर्मी चीफ जनरल कमांडर बाजवा को ख़त लिखा तो उस वक्त के जो CDS थे, लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर, उनकी आपको कॉल आ गई, क्या था वो मामला हुआ? उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और हमें, इसमें आपने बताया था कि ISI के लोग धमकियां दे रहे हैं पैमरा के एहलकारों को, और हमें अफसोस हुआ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो हम इस पे कार्रवाई करेंगे। तो फिर मैं इंतज़ार करता रहा, फिर किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, और फिर मुझे पता चला कि जिस बंदे ने कॉल की थी, धमकियां दी थी जिस बंदे ने, उसकी प्रमोशन हो गई है माशाल्लाह, उसको पहले से बेहतर जगह पे लगा दिया गया है। ठीक है, जो ISI का बंदा धमकियां दे रहा था पैमरा के एहलकारों को, हालांकि CDS ने इन अदर वर्ड चीट किया चेयरमैन पैमरा को कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने लगे, जनरल कमांडर बाजवा ने कहा, लेकिन कार्रवाई क्या हुई, उसको प्रमोशन दे दी गई, बेहतर पोजीशन दे दी गई और मजीद पर्क्स उसके बेहतर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया अफसर भाई। लेकिन जाते जाते आज आपके बारे में चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा ने, जस्टिस अतर मिल्ला ने जो रिमार्क्स दिए कि आपने जिस दिलेरी से इस निज़ाम को एक्सपोज किया है, ठीक है, आज वो कहता है ना लास्ट लाफ, वो फैज़ हमीद का नहीं, वो आपका साबित हुआ है। ठीक है, तो आपने कैसा महसूस किया वो सुना, क्योंकि आप बहुत तकलीफ़ों से गुजरे, गोली खाई, इतना अर्सा बेरोज़गार रहे, इसी एंकर माफिया ने, इन्हीं चैनल्स ने, इन्हीं जर्नलों ने मिलकर आपके खिलाफ एक कैंपेन चलवाई, पूरी किरदार कुशी की, आपको चेयरमैन पैमरा से हटवाया एक फ्रिवलेस केस में। आज कैसा महसूस हुआ? इट्स नॉट अ लास्ट लाफ फॉर मी। मेरे लिए चेयरमैन पैमरा होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, और ना ही मेरे, लेकिन तारीख में तो नाम होना नाम रखता। मैं अगर उस वक्त कोर्ट में ना बैठा होता तो मैं सजदा शुक्र अदा करता, और मैं अभी सजदा शुक्र अदा करूँगा इस पर जाके
कि मेरी मेरी फैमिली ने, मेरे प्यारों ने, मेरे दोस्तों ने जितनी तकलीफ़ें उठाई सिर्फ़ इसलिए कि मैं हक़ के रास्ते पर खड़ा था, और उन सब का कोई इसमें ना लेना देना था, लेकिन किसी को नहीं बख्शा गया। आज अल्लाह ताला ने अपनी उस आयत का नज़ारा दिखाया, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। मुझे अपनी तमाम मुसीबतों का, तमाम जितनी मैं आजमाइशों में से गुज़रा हूँ, उसका सिला मिल गया, उसका फल मिल गया। अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। मैं पहले भी बहुत मुतमईन हूँ। अल्लाह ताला मुझे और सुकून क़ल्ब अता करे, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया अफसार साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। अब जाने से पहले लेकिन आज आपको जो आज की हेयरिंग की हाइलाइट्स हैं वो भी बता दें कि आज इतनी धुआंधार हेयरिंग थी, ठीक है। आज जो चेयरमैन पैमरा थे मौसूफ सलीम बेग साहब, ठीक है, उनके साथ आज इस कोर्ट में वो हुई, ठीक है, कि आप अब जितनी देर सुनेंगे आप कानों को हाथ लगाने की नेट प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें, ठीक है। मतलब मिनिमम अगर उनको चाहिए ना उसके बाद वो है कि रिज़ाइन कर दें। ये मिनिमम है उसकी कॉस्ट जो उनके साथ आज कमरा अदालत में एक भरे कोर्ट रूम में हुई। उनसे पूछा गया कि आपने ये जो अपील फ़ाइल की ये किस वजह से फ़ाइल की, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी कि वो हमारे बारे में ये कहा गया कि हमने फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया। उन्होंने कहा कहाँ पे आपने ये अपील में ये मामला उठाया है कि आपने अमल दरामद का किया है और हमने नहीं किया। उन्होंने 110 सफ़ों की रिपोर्ट जमा करवाई। उस 110 सफ़ों की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था उस फैसले की हदायत से मुतल्लिक। चीफ जस्टिस कादी फैसल ने पूछा कि आपको तो खुश होना चाहिए, हमने फ़ैसले में ऐसी बातें लिखी थी जिससे हमने आपको बाइख्तियार बनाया था। आप कहते कि शुक्र है मुझे अदालत ने बाइख्तियार बना दिया, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी मेरे पीछे खड़ी हुई है और अब जो हमारे रूल्स की और रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप उल्टा अपील लेके आ गए। उस पर चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि ये अपील आपने क्यों फाइल की, क्या कोई उन्होंने कहा कि वो हमारे लॉ डिपार्टमेंट ने कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि लॉ डिपार्टमेंट ने कोई तहरीरी तौर पे आपको कहा, उन्होंने कहा नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने अपना सेक्शन पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि आप बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, उस बोर्ड मीटिंग में डिसीजन होगा, क्या बोर्ड मीटिंग आपने बुलाई? उन्होंने कहा कि नहीं वो तो नहीं बुलाई। उन्होंने कहा कोई तहरीरी आपके पास चीज़ जिसमें आपको कहा गया हो अपनी, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने अपनी डेलीगेटरी पावर्स इस्तेमाल करके ना अपील फाइल कर दी। उस पर चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब बहुत भरम हुए। उन्होंने कहा कि क्या हवा में कानून चल रहे हैं, हवा में फैसले हो रहे हैं? फिर उन्होंने बार बार एक दफ़ा नहीं कम अज़ कम 30 से 35 दफ़ा पूछा चेयरमैन पैमरा से आपने किसके कहने पर अपील फाइल की। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बार बार पूछा किसके कहने पर। फिर यहाँ तक उनको कहा कि आपकी इतनी उम्र हो गई है, 63 साल अपनी उम्र बता रहे हैं, सच इंसान को आज़ाद करता है, सच बोलिए कि आपने किसके कहने पर अपील फाइल की थी, क्या आप भेड़ों के रेवड़ का हिस्सा थे? क्योंकि चेयरमैन पैमरा ने कहा कि सब फाइल कर रहे थे, हमने कहा मैं भी कर देता हूँ। उन्होंने कहा ये आप क्या बात कर रहे हैं, क्या आप भेड़ों के रेवड़ का हिस्सा थे कि सब अगर गड्ढे में कूद रहे थे तो आपने कहा मैं भी साथ कूद जाऊँ? फिर उन्होंने ये भी चेयरमैन पैमरा को कहा कि झूठ बोलने के लिए इंसान को सोचना पड़ता है, झूठ तराशना पड़ता है, लेकिन सच बहुत ताकतवर होता है और सच आपको कल्बी आज़ादी देता है, आपके दिल को, आपके दिमाग को। आप सच बोलिए आपने किसके कहने पर ये रिव्यू फाइल किया था। उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब बार बार पूछने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब ने जो ऑर्डर एंड में लिखवाया वो ऑर्डर बहुत खौफनाक था चेयरमैन पैमरा के बारे में। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पैमरा ने अदालत को गुमराह किया, अदालत से मालूमात छुपाई और उनका कंडक्ट बता रहा है कि वो किसी के हाथ में कठपुतली बने हुए थे और वो ये सब कुछ कर रहे थे। और ये दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने भी और चीफ जस्टिस कादी फैसल ने भी इस्टेब्लिश किया कि चेयरमैन पैमरा मौसूफ 2018 में अपॉइंट हुए, जून 2018 में। उस वक्त वो पीटीआई की हुकूमत अभी नहीं आई थी, फैज़ाबाद धरने की समाअत अभी जारी थी। उनकी तैनाती के 5 माह बाद फैज़ाबाद धरने का केस का फैसला आया और 4 साल में उन्होंने ना कोई इंक्वायरी की ना कोई कार्रवाई की। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के साथ भी आज काफ़ी सफाई सुथराई हुई। इलेक्शन कमीशन से भी पूछा गया कि आपने टीएलपी के वो सोर्स ऑफ फंडिंग जानी। उनके पास उन्होंने कहा कि हाँ हमने वो ये इंक्वायरी की थी कमेटी बनाकर। उन्होंने कहा पहले तो पूछा इंक्वायरी किस कमेटी किस कानून के तहत बनी, कोई जवाब नहीं था उनके पास। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आपके पास जवाब नहीं है तो अब आप ये बता दीजिए कि आपने ये जो इंक्वायरी में जो आपने लिखा है कि ये इतने लोगों ने फंडिंग की,
इसमें ममनुआ कितनी फंडिंग थी? उन्होंने कहा जी 15 लाख। तो चीफ जस्टिस कादी फैसल ने कहा आपने 15 लाख के लिए लिख दिया कि पीनट्स, ये कौन से लॉ में टर्म यूज़ होती है पीनट्स की? तो वो चुप हो गए। जिस जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने निशानदेही की, उन्होंने कहा ये 15 लाख का मतलब है 30% ऑफ टोटल फंडिंग ऑफ टीएलपी, यानी कि 50 लाख टोटल फंडिंग थी, 15 लाख ममनुआ फंडिंग थी। आपने क्या इस पर कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने कहा ये फंडिंग के जब डिटेल्स पढ़नी शुरू की, किसी ने 22,860 रुपये, किसी ने 11,970 रुपये, किसी ने कुछ। चीज़ से कादी फैसल ने कहा कि ये कैसा चंदा जमा हो रहा था? चंदा तो होता है कोई 500 रुपये देता है, कोई 1000 रुपये देता है, कोई 100 रुपये देता है, कोई 50 रुपये देता है। ये 1120 रुपये, 8,790 रुपये, ये किस किस्म का चंदा था? ये तो जाहिर करता है कि बाहर से डॉलर भेजे जा रहे थे और उन डॉलर्स को रुपये में कन्वर्ट किया जा रहा था, तो वो ये रकम बन रही थी। इसके अलावा ये भी इस्टेब्लिश उन्होंने किया कि ये जो पार्टी थी टीएलपी, ये एक यूएई के शहरी ने रजिस्टर की पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि यूएई के शहरी का क्या काम पाकिस्तान में पार्टी रजिस्टर करने का? क्या मैं अमेरिका में पार्टी रजिस्टर कर सकता हूँ? इस पर जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी अपनी रिपोर्ट वापस ली। उन्होंने कहा कि हम नए सिरे से इंक्वायरी करेंगे और इस्टेब्लिश करेंगे इसको। फिर जो एक और जो मामला था वो एजाजुल हक का था। एजाजुल हक के मामले में भी आज बहुत बेइज्जती की गई उनकी भी। वो यूँ हुई कि एजाजुल हक ने कहा था कि जो ISI ने रिपोर्ट कराई थी कि मैं टीएलपी के धरने को सपोर्ट कर रहा था, वो मेरा नाम झूठा डाला गया इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस कादी फैसल ने पूछा एजाजुल हक के वकील से, एजाजुल हक वो जो साबिक फ़ौजी आमिर हैं, ज़ियाउल हक जो बम धमाके में मर गया था, उसके बेटे हैं, ठीक है। उन्होंने उनसे पूछा कि आप जानते हैं आप किसके बेटे हैं? तो उनके वकील ने कहा सदर पाकिस्तान थे साबिक एजाजुल हक के वालिद। चीफ जस्टिस कादी फैसल ने कहा वो सदर नहीं थे, मैं उनको सदर नहीं मानता, वो एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक आर्मी चीफ थे। तो उन्होंने कहा कि आइन में लिखा गया था उनका नाम सदर, ये उनके वकील ने कहा। तो चीफ जस्टिस कादी फैसल ने कहा कि आइन में डलवाया गया था और ये गलत डाला गया था नाम उनका, और 18वीं तरमीम में निकाल दिया गया। और आपको मालूम है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि आप एक जर्नैल के बेटे होके एक और जर्नैल की, यानी कि ISI की बनाई हुई रिपोर्ट पर कह रहे हैं कि वो झूठी है। तो ये आज उसका भी हुआ। और तो ये सब आज समाअत हुई, आज बड़ी धुआंधार समाअत थी। और अब जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी जो बनाई हुई कमेटी थी जो फैज़ाबाद धरने को प्रोब करने के लिए बनाई गई थी, उसको भी चीफ जस्टिस कादी फैसल ने उठा के बाहर फेंक दिया है। और उन्होंने कहा कि ये कमेटी के TORs दरअसल इस धरने में मुलव्विस लोगों को बरी करने के लिए बनाए गए हैं, और इस कमेटी के पास कोई आईनी मैंडेट नहीं है, कोई कानूनी मैंडेट नहीं है, ये कोई कमीशन नहीं है, कोई इसके पास आकर अपना जवाब देना चाहे दे, ना देना चाहे ना दे। और ये एक आई वाश है, ये हमें धोखा देने के लिए बनाई गई कमेटी है। उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि अदालत को धोखा देने के लिए बनाई गई कमेटी है। इसके बाद जो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान वान थे, उन्होंने आके अदालत को आज फिर ये पेशकश की कि मैं अभी वफाकी हुकूमत से जाके बात करता हूँ और हम इंक्वायरी एक्ट के तहत एक इंक्वायरी कमीशन बनाते हैं जो इस तमाम मामले की प्रोब करेगा, जिसके पास ये इख्तियार भी होगा कि जो बयान जमा करवाने आएगा या जो समन करने पर नहीं आएगा वो उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सके, और वो रिपोर्ट आपको हम यहाँ पर जमा भी करवाएंगे। तो उसके बाद अब अटॉर्नी जनरल को टाइम दिया गया है कि 2 हफ्ते में वो नोटिफिकेशन करवा के उस कमीशन का काम शुरू करवाएं और जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट पेश करें। उसमें टाइम नहीं लिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 4 साल हो गया फैसले को लड़े, जबकि इलेक्शन कमीशन को 1 माह का वक्त दिया गया है कि वो TLP के सोर्स ऑफ फंडिंग और रजिस्ट्रेशन को देखे और देखे कि क्या उन्होंने मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की, जो मुल्क में तोड़ फोड़ की और लोगों के खिलाफ नफरत भड़काई, उकसाया लोगों के खिलाफ कत्लेआम पर। तो क्या ये तंजीम मुल्की मुफाद के खिलाफ काम कर रही थी? इसको कालेदम होना चाहिए। वो ये 1 माह में अपना करके लाएंगे। और साहब आप उस मनसब पर बैठे हुए क्या कठपुतली थे जो चीफ जस्टिस ने लिखा आपके बारे में? क्या आप किसी की कठपुतली थे? किसी के कहने पे आपने वो रिव्यू फाइल किया? क्या थे आप? नो कमेंट। आपके बारे में कहा कि आपने इंफॉर्मेशन को भी छुपाया और मिसलीड किया कोर्ट को। बेग साहब कुछ भी नहीं कहेंगे, कोर्ट में भी। अच्छा बेग साहब इधर ही बता दीजिए किसके कहने पे आपने रिव्यू फाइल किया था? नो कमेंट। बेग साहब आप चेयरमैन थे, इमरान खान पर पाबंदी लगी, आपको पता ही नहीं था? नोटिफिकेशन आपके नाम पे चला गया था। क्या पार्टी के लीडरान पर भी पाबंदी का नोटिफिकेशन जो जारी होते हैं आपके हुक्म के बगैर ही होते रहे हैं? बेग साहब इस ऑब्जर्वेशन के बाद रिजाइन करेंगे आप एक्सटेंशन पर 5 साल रहे हैं, क्या मेरिट था आपका कि आप
इतना अरसा रहे, अब सार आलम को तो फौरन हटा दिया गया। क्या यही मेरिट था कि आप हुक्म की तामील करते थे? आपकी इंफॉर्मेशन फॉल्टी है, पहले करेक्ट करें फिर सवाल। कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी हैं आपके बारे में, क्या कोर्ट की इंफॉर्मेशन फॉल्टी है? आप कह रहे हैं चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा और जस्टिस अतर मिल्ला की इंफॉर्मेशन फॉल्टी थी उनके रिमार्क्स में। लेकिन पार्टी चेयरमैन के पर पाबंदी का तो आपने खुद माना था ना कि आपके पास पता नहीं है ऑर्डर किसने जारी किया। माजी में नवाज शरीफ के खिलाफ होता रहा, फिर इमरान खान के खिलाफ, तो इसका मतलब आपको किसी का नहीं पता था कि कौन नोटिफिकेशन जारी इमरान करता है। खान ने आपको उनके दौर में आप तैनात हुए, उनके दौर में रहे, मरियम औरंगजेब ने आपको एक्सटेंशन दी, मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट भी आपसे खुश है। आखिर आपके पास क्या ऐसा है कि सब आपसे खुश रहते हैं, इस वजह से कि आप हर एक के हुक्म की तामील करते हैं? सर, इमरान खान का नाम भी आज नई टीवी पे लिया जा रहा, क्या अभी तक सूरत हाल वही है जूं की तू है? भाई जी आप आज़ाद हैं? एक सब नजरसानी की दरख्वास्तें बगैर इजाज़त के अथॉरिटी के अपने ज़ाती तौर पे दायर कर दी थी। नजरसानी की दरख्वास्तें आपने बगैर अथॉरिटी के दायर कर दी थी, और आपको ये जो कठपुतली कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आप इस फैसले के खिलाफ कोई अपील करेंगे? बेग साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में आपको कठपुतली कहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने कोर्ट को मिसलीड किया है सर, ये कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे आज चीफ जस्टिस से लिखवाया अपने ऑर्डर में। आप किसके कहने पे पेमरा में फैसले करते रहे, जनरल फैज के? नाज़रीन, आपने चेयरमैन पेमरा की टॉक सुनी है। अब ऐसे अफसरान जब आएंगे, ठीक है, अब वो जनरल फैज़ हमीद के आदमी थे, जिसके भी थे, और अब जुल्म देखिए कि ये एक ऐसे अफसर थे, ऐसे सबमिसिव अफसर जो कठपुतली थे बकौल अदालत के। वो कठपुतली पीटीआई की थी, नून लीग ने भी उस कठपुतली को गले लगाया और उसको एक्सटेंशन दी, ठीक है। और लेकिन आज जो हुआ है उसके बाद आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि पहले लग रहा था कि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को फंसाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आज की ऑब्जर्वेशन और साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम साहब का जो स्टेटमेंट है जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, जिन्होंने चार्जशीट दिया आज अदालत में, उसके बाद लगता है कि अब बाल इस तरह सेट हो गई है कि अब उसको सरवाइव करना फैज़ हमीद के लिए, जो साबिक DGI हैं जनरल फैज़ हमीद के लिए, अब बहुत ही मुश्किल होगा। और अब वो एक चैलेंजिंग पोजीशन में होंगे और देखते हैं कि अब फ़ौज का इदारा उनको बचाता है तो किस तरह बचाता है, और हुकूमत अब इस अदालत को कोई दोबारा से धोखा देने की कोशिश करती है कि नहीं। आज अदालत के मूड ने हुकूमत को बता दिया है, चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने हुकूमत को पैगाम दे दिया है कि वो किसी भी किस्म का धोखा और आई वाश के अंदर नहीं आएंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।